स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं या जैसे मैं क्लास में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पढ़ाती हूँ तो हर बैच में कोई ना कोई ये स्टूडेंट ज़रूर पूछता है कि हम इतने बार इतनी स्ट्रॉन्ग विक्ट्री लेके आए हैं। वी हैव फॉट द 1948 वॉर, 65 वॉर, 71, 1999, हर बार इंडिया जीता है, तभी भी कश्मीर इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हुआ है, तभी भी POK हमारा क्यों नहीं है, why is it still under the illegal occupation of Pakistan? And यही आज के डिस्कशन का मुद्दा होगा कि why is POK still a matter of debate and discussion even after India has won all wars against Pakistan. But before we go on to the discussion, I just wanted to bring to your notice about the Raksha Bandhan sale of prelims to interview batch. अगर आप DW Live, that is DWLIVE कोड यूज़ करते हैं, so जो कोर्स का प्राइस है वो 70,000 रुपीज़, वो आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा and you can get it at 27,999. And of course इस कोर्स में आपको कई सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को बहुत सरलता से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको समझाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर UPSC जर्नी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। तो सबसे पहला जो वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके, वो 1948 में होता है। एंड 1948 की जो वॉर है, अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि द स्ट्रैटेजी दैट पाकिस्तान यूजेस, that is about disguising their soldiers as मुजाहिदीन, उनको डिस्गाइज किया जाता है, उनको भेज दिया जाता है कश्मीर में बेसिकली टू ऑक्यूपाई इम्पॉर्टेंट लोकेशंस। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी हर वॉर में यूज़ किया गया है। एक किताब है मेजर जनरल अकबर खान, ही वॉज फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी, एंड उन्होंने ये जो किताब लिखी है रेडर्स इन कश्मीर, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन किया है कि पाकिस्तान कि स्ट्रैटेजिक थॉट में एक ओपन वॉर ऑन कश्मीर करना है ही नहीं। दे डोंट हैव इट एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक थॉट। जो उनको करना है और जो उन्होंने बार बार किया है, इट इज़ अबाउट डिस्गाइजिंग द सोल्जर्स एंड सेंडिंग देम अगेन एंड अगेन टू कैप्चर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स ऑफ कश्मीर। आप देखिए 1948, 65, 1999, हमेशा यही हुआ है। 1971 वाली वॉर तो ऑफकोर्स ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश पे हुई थी। तो जब भी कश्मीर के मुद्दे पे जब भी वॉर हुआ है तो पाकिस्तान का हमेशा से यही एक थॉट था या एक स्ट्रैटेजी रहा है। अब जब 1948 की वॉर बात करते हैं तो वहाँ पे उस समय पे यू हैव महाराजा हरी सिंह। ही डिड नॉट वांट कि कश्मीर ना पाकिस्तान के पास जाए ना इंडिया के पास जाए, एक आज़ाद देश बन के रहे, वो इनका बेसिकली आइडिया था। बट पाकिस्तान ने जब मिलिट्री भेज दिया और कई सारे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पाकिस्तान मिलिट्री के अंडर आ गया, उसी वक्त महाराजा हरी सिंह आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया। एंड उस समय पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ही वाज वेरी कैटेगोरिकल कि पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा, उसी के बाद इंडिया हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुई, उसके बाद इंडियन मिलिट्री पहुंची वहाँ पे। एंड द मोमेंट इंडियन मिलिट्री रीच्ड, they were able to again regain की लोकेशंस, जैसे कि पूंछ हो गया, श्रीनगर हो गया, कई ऐसी जगह थी जहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री को पीछे धकेला गया और इंडियन मिलिट्री मेड स्ट्राइड्स, दे कुड एक्चुअली रीगेन दैट टेरिटरी। एंड इसी दौरान क्या होता है, जब इंडियन मिलिट्री इज बेसिकली पुशिंग पाकिस्तानी मिलिट्री बैक, दे वर विनिंग, उसी दौरान लॉर्ड माउंटबैटन ने प्रेशर डालना शुरू किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू पे कि वॉर को ख़त्म करो, क्योंकि वरना क्या होगा कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। सो द आइडिया वाज इफ दिस वॉर कंटिन्यूज, पाकिस्तान वुड एक्चुअली कोलैप्स एंड दिस वुड लीड टू अ रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो लॉर्ड माउंटबैटन स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। उस वक्त ये भी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि नेहरू का भी काफ़ी फेथ था UN पे। उनको लगता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है यूनाइटेड नेशंस में, तो ये एक मिसाल बन के रह जाएगा टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड, एंड ऑल बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय the UN, and that would also mean that worldwide there would be peace and stability.
तो इसी वजह से ये बात यूएन तक पहुंची और यूएन में ये बात का डिस्कशन शुरू हुआ। तो यूएन में कहा वेरी क्लियरली कि पहले तो सीज फायर डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले तो वॉर को रोकना पड़ेगा, उसी के बाद कोई भी पीसफुल रेजोल्यूशन की बात हो सकती है। सो यूएन डिक्लेयर्ड अ सीज फायर लाइन विच बेसिकली मेंट कि जहां पे जो है वो वहीं पे रह जाए एंड देयर वुड बी नो फर्दर वायलेंस इन दैट लाइन। तो सीज फायर लाइन को दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद यूएन ने पीसफुल रेजोल्यूशन दिया कि प्लेबिसाइड होना होगा, तो पहले तो पाकिस्तानी मिलिट्री को विड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कश्मीर टेरिटरी से पाकिस्तानी मिलिट्री विल विड्रॉ। उसके बाद इंडियन मिलिट्री ऑल्सो हैज टू विड्रॉ, बट एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा यूनिट तभी भी इंडियन मिलिट्री का कश्मीर में रहेगा टू मैनेज लॉ एंड ऑर्डर। So the first step had to be complete withdrawal by Pakistani military, जो आज तक नहीं हुआ है। So if you look at it, UN का जो peaceful resolution है वो सिर्फ पेपर में ही रह गया है। It has not translated into any kind of reality, which also means जो हमारे पास एक victory था, एक Indian military ने इतना strongly they fought that they were able to push back the Pakistani military, और अगर थोड़ा वक्त और होता they would have actually, ये POK वाला situation आता ही नहीं, वो भी अगर हम नहीं दे पाए क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप बिलीव्ड दैट इसको इंटरनेशनली पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पे आई वांट टू कोट मेजर जनरल थपलियाल, जिन्होंने इंडियन डिफेंस रिव्यू में ये लिखा है कि नेहरू द अपोस्टल ऑफ पीस मस्ट हैव होप्ड दैट पाकिस्तान्स अग्रेशन इन कश्मीर वुड बी अ टेम्पररी अबेरेशन, दैट ऑल एनिमी फोर्सेस वुड बी पीसफुली विड्रॉन, and thereafter India and Pakistan would have lived as peaceful, friendly neighbors. It proved to be a case of colossal misjudgment. मतलब ये नेहरू का जो आइडिया था कि दोस्त की तरह रहेंगे, पीसफुल नेबर्स बन के रहेंगे, यूएन के रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान टेरिटरी छोड़ जाएगा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिसजजमेंट था। तो जो इंडियन मिलिट्री ने जो विक्ट्री हाथ में दिया था वो फिर से एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए। वी कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट। आते हैं नेक्स्ट वॉर पे, 1965। बात वहीं से फिर से शुरू होती है, फिर से पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को डिस्गाइज करके भेजते हैं कश्मीर पे। बट इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ही वॉज वेरी कैटेगोरिकल, कश्मीर तो वहाँ पे तो लड़ाई होगी ही, बट इंटरनेशनल बॉर्डर को भी तोड़ा जाएगा और राजस्थान और पंजाब से भी फाइट होगी। And Indian military therefore gets that permission and they cross the international border, they enter into Pakistan and just kilometers away from Lahore वो रुक जाते हैं। यहाँ पे I want to quote again Lieutenant General हरबख्श सिंह की जो किताब है War Dispatches Indo-Pak Conflict of 1965, उन्होंने इस किताब में लिखा है कि the Indian military basically stopped just kilometers away because they were waiting for instructions to come। लीडरशिप से इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे थे और ये जो वेटिंग का टाइम था वो काफ़ी था पाकिस्तानी मिलिट्री को फिर से रिकूप करने के लिए, क्योंकि जब इंडियन मिलिट्री घुस रही थी पाकिस्तान के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, क्योंकि पूरी की पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री कश्मीर में बैठी थी कि लड़ाई वहाँ पे होने वाली है। बट जब उनको खबर मिली कि नहीं यहाँ से इंडियन मिलिट्री पहुँच रही है, सो दे हैड दैट टाइम टू कम इन। जब इतना देर तक वेट किया कि इंस्ट्रक्शंस आने के लिए, उतना टाइम काफ़ी था पाकिस्तानी मिलिट्री को रिकूप करने के लिए। सो ये जो टाइम लैग था, इट्स वन कैन आर्ग्यू दैट अगेन अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ऑफ कोर्स यूएसए और यूएसएसआर की तरफ से काफ़ी प्रेशर था इंडिया पे टू साइन द ताशकंद अग्रीमेंट, जहाँ पे ये बोला गया था कि जो जहाँ से आया है वो वहाँ पे वापस चला जाए। एंड ताशकंद अग्रीमेंट वाज साइंड, वी ऑल नो, अंडरसाइंड अंडर लॉट ऑफ ड्यूरेस ऑफ यूएसएसआर एंड यूएस। वहाँ पे पीओके लेके कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। आते हैं अभी 1971 के वॉर पे, which is actually the missed opportunity. So 1971 war was a major victory. हमारे पास almost 1 lakh prisoners of war थे. Along with it, India had captured around 5,000 square miles of Pakistani territory. So we were having the upper hand. We had that upper hand to basically negotiate hard, and we had that possibility to negotiate hard. अगर political leadership चाहता तो POK इंडिया के पास आ जाता, simply put across. और यही था, this was
briefed to Indira Gandhi, our then Prime Minister, she was briefed about it कि दो चीजें negotiate करनी है शिमला agreement में, एक है POK को लेके, दूसरा है to accept or to Pakistan should internationally accept recognize Bangladesh. ये दो चीजें discussion पे था, negotiation पे था. तो जब शिमला agreement होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो comes with his daughter बेनज़ीर भुट्टो, and बेनज़ीर भुट्टो की जो autobiography है Daughter of Destiny, वहाँ पे she has written that just before the Shimla agreement, जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो was coming to India, उन्होंने कहा था बेनज़ीर भुट्टो को कि मैं एक दाव खेलने वाला हूँ और इसीलिए ना तुमको ज़्यादा खुश दिखना चाहिए ना तुमको ज़्यादा दुख दिखना चाहिए, हैव अ स्ट्रेट फेस. कहीं ना कहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को पता था कि इस निगोसिएशन में कैसे इस जो हार हुई थी पाकिस्तान को कैसे उसको जीत में कन्वर्ट करना है. He was prepared to bring all his acting skills कि कैसे इंदिरा गांधी जी को ट्रैप किया जाए, and he was prepared for it. तो when he comes to the negotiation table, 2 बार मीटिंग होती है, ड्राफ्ट इंडिया करता है अग्रीमेंट को, बट साइन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो पॉइंटेडली सेज कि कश्मीर इशू पे कोई नहीं मेंशन होना चाहिए क्योंकि वॉर जो हुआ था वो ईस्ट पाकिस्तान को लेके हुआ था, एंड ऑलरेडी जो हारा हुआ देश है उसको और आप सप्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू शुड नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज यू शुड बी मैग्नानिमस, यू शुड बी ग्रेशियस इन योर विक्ट्री. तो बार बार यही बोल रहा ही केप्ट ऑन सेइंग इंदिरा गांधी को कि इंडिया को ग्रेशियस होना चाहिए विक्ट्री में, इंडिया शुड बी मैग्नानिमस इन हर विक्ट्री, ना कि सप्रेस पाकिस्तान, ना कि पुश पाकिस्तान टू द कॉर्नर. एंड ही केप्ट ऑन सेइंग हम तो हार ही चुके हैं और अब कश्मीर को भी क्या आप रिजॉल्व करने की बात कर रहे हो. बट तभी भी इंदिरा गांधी केप्ट ऑन सेइंग दैट नहीं, कश्मीर शुड बी मेंशन्ड. तो दोनों साइड में से कोई भी अग्री नहीं होने के वजह से दोनों निगोसिएशंस फेल हो जाती हैं. एंड ऐसा होता है कि जो दूरदर्शन के एंकर्स आते हैं जो बेसिकली दे वांटेड टू टेक अ कैमरा शॉट ऑफ द साइनिंग ऑफ द शिमला अग्रीमेंट, दे एक्चुअली पैक देयर बैग्स एंड लीव. बट शाम के 6 बजे में फिर से खबर आती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो वांट्स टू मीट इंदिरा गांधी. और यहाँ पे मेरे को 2 सोर्सेस मेंशन करनी है. एक है पीएन धर की किताब का नाम है इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, एंड दूसरा है पीएन हक्सर पेपर्स. पीएन धर और पीएन हक्सर दोनों ही सेक्रेटरीज थे इंदिरा गांधी के. पीएन हक्सर जो है उन्होंने काफ़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं, उसको पीएन हक्सर पेपर्स कहा जाता है. 3 मूर्ति भवन जिसका बेसिकली रीनेमिंग हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, दिल्ली में जो है वहाँ पे आपको पीएन हक्सर के पेपर्स मिल जाएंगे, इवन पीएन धर की किताब मिल जाएगी. तो दोनों में ये मेंशन था कि सडनली खबर आई कि जुल्फिकार अली भुट्टो वांट्स टू मीट इंदिरा गांधी, एंड ही केम एंड दोनों लीडर्स दे सैट विदाउट एनी एडवाइजर्स एंड दे हैड अ डिस्कशन. अब डिस्कशन के बाद Indira Gandhi comes out and has a word with both the secretaries, and she says that जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है कि अभी कश्मीर को लेके डिस्कस नहीं करेंगे, बट 6 महीने तक वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में जिससे कि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाए. और जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये भी कहा है कि अभी अगर ही मेंशंस कश्मीर इशू, देन जुल्फिकार अली भुट्टो का गवर्नमेंट जो है वो फेल कर जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा. ये बात ना पीएन धर ने ना पीएन हक्सर ने ऑफिशियल लेटर में या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं नोट किया है, बट पीएन धर ने अपनी किताब में मेंशन किया हुआ है इसके लेके, बिकॉज ही आर्ग्यूज दैट देयर वाज नो सेंस इन दिस अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई वाज इंदिरा गांधी ट्रस्टिंग जुल्फिकार अली भुट्टो. He says that there is a possibility that she actually felt कि यही एक तरीका है ट्रस्ट बिल्डिंग का, यही एक तरीका है नेबरहुड में पीस लाने का. जब ये बात फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को पता चली, so he was informed by Indira Gandhi herself. He said, and I quote, "Bhutto has made a monkey out of you," unquote. He was very clear that Bhutto ने इंदिरा गांधी को राइड पे he has taken her. There is no chance that there will be any kind of move that Pakistan is going to take in resolving Kashmir. He was very categorical that ये तो एक बहुत बड़ा misstep हो गया. And I want to quote a statement by him. He said, "I wonder whether those of our political masters who have been put in charge of the defense of the country
can distinguish a mortar from a mortar, a gun from a howitzer, a gorilla from a gorilla, although a great many resemble the latter, unquote. So he was very categorical that इतना बड़ा victory को फिर से political leadership ने opportunity loss कर दिया. And Zulfikar Ali Bhutto went back to Pakistan. एक साल तक he negotiated hard and almost all the prisoners of war जो इंडिया के पास थे 93,000, they all went back to Pakistan. And एक साल बाद on the eve of the liberation of Bangladesh, जब इंडिया ने जीता था विजय दिवस के दिन पे, he gave a speech जहाँ पे कहा था कि हम इंडिया को एक बड़ा जवाब देंगे, कश्मीर तो हमारा है ही, पर कश्मीर पे भी एक बड़ा जवाब देंगे. सो इन अदर वर्ड्स ही बेसिकली शोड हिज ट्रू कलर्स. जो इतना एक्टिंग किया था शिमला अग्रीमेंट में वो एक फार्स था, पर इंदिरा गांधी जी को समझ में ही नहीं आया. एंड अगेन द पॉलिटिकल लीडरशिप मेड और कंप्लीटली लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर पीओके. ये सबसे बड़ा मौका था हमारे पास पीओके को वापस लाने का. अब जो लास्ट वॉर है वो कारगिल वॉर है, 1999 समर मंथ्स में फाइट हुआ था. वही सेम कि वही पाकिस्तानी मिलिट्री ने डिस्गाइज करके मुजाहिदीन बना के अपने सोल्जर्स को भेजे थे, जहाँ पे फिर से स्ट्रैटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई कर दिए थे इन द द्रास सेक्टर, कारगिल सेक्टर में. इंडियन मिलिट्री अगेन फिर से एक बहुत ब्रेवरी के साथ दे रिक्लेम दैट लैंड एंड पुश्ड बैक द पाकिस्तानी फोर्सेस. But during the Kargil war, it was never about resolving the POK issue. It was about reclaiming the land. क्योंकि तब तक POK issue एक status quo पे आ चुका था. It was now no longer in the hands of the Indian military. It was in the hands of the political leadership. And political leadership was again very reluctant to resolve it. सब यही कहते हैं कि status quo maintain किया जाए. आज के दिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये इंटेंट दिख रहा है. पॉलिटिकल लीडरशिप में ऐसे कई स्टेटमेंट्स आए हैं जहां पे कहा गया है कि इन सम टाइम देयर विल बी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पीओके एज पार्ट ऑफ इंडिया, और in that case India will actually have the entire Kashmir that it signed for. With this we come to an end to today's discussion. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.